हेलो स्टूडेंट्स, एसडीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अधिगम के टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमारी नेक्स्ट क्लास जारी है। बीएसटीसी सेकेंड ईयर या कहें डीएलईडी सेकेंड ईयर में अधिगम का जो टॉपिक चल रहा था उसमें कुछ मैंने सिद्धांत करवा दिए थे। पहले हम उन सिद्धांतों को कर रहे हैं जो सिद्धांत हमें आसानी से लर्न हो सके, ताकि याद करने की जो कंटिन्यूटी है वो हमारी बरकरार रहे और हम आसानी से अपने विषय पर पकड़ बना सकें। हमने अधिगम में अधिगम का कंसेप्ट, परिभाषा, अधिगम के नियम ये पढ़ चुके हैं। इसके साथ ही हमारा चल रहा था अधिगम का सिद्धांत, जिसमें अधिगम के सिद्धांत में थांडाई का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत। थांडाइक और स्किनर हैं, ये दोनों ही मनोवैज्ञानिक हैं, वो हैं व्यवहारवादी। और हमने एक पढ़ लिया था गेस्टाल्टवादी, क्योंकि इसकी इच्छा बहुत होती है कि गेस्टाल्टवादी कब आएगा। गेस्टाल्टवादी एक संज्ञानवादी सिद्धांत है। आज हम फिर से एक सिद्धांत पढ़ रहे हैं जिसे व्यवहारवादियों का सिद्धांत कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है और इस सिद्धांत के बारे में एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस सिद्धांत के प्रत्येक पक्ष को आपको बड़े ही गौर से पढ़ना है, किस शब्द को क्या कहा जाता है, क्योंकि यह सिद्धांत अपने नाम पर टिका हुआ है और नाम से शॉर्ट नाम बनते हैं और उन शॉर्ट नाम के साथ में नई प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। जिसके भी शॉर्ट नाम हैं तो उनको पकड़ के वे आगे चलेंगे तो ये सिद्धांत समझ में आता है। 2014 से लेकर 2020 तक की एग्ज़ाम जो भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड हुई हैं, या कहें सीटेट कहें, आरटेट कहें, केवीएस कहें, लगभग एग्ज़ाम में पावलोव के सिद्धांत को महत्व दिया गया है। इसलिए हमें सिद्धांत को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो हमें आज पढ़ना है डीएलईडी सेकेंड ईयर में शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जो देने वाला था पावलोव। पावलोव ने यह सिद्धांत 1904 में दिया। पावलोव जो थे वो रूस के थे। पावलोव रूस के थे और यह सिद्धांत उन्होंने 1904 में दिया था। इस सिद्धांत के कारण पावलोव को नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। दो व्यक्ति हैं जिन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। एक पावलोव हैं और एक स्टैनले हॉल है। किशोरावस्था से संबंधित स्टैनले हॉल को मिला था नोबेल पुरस्कार 1904 में, और पावलोव को अपने सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या कंडीशनिंग थ्योरी के कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। पावलोव रूस में जानवरों के एक डॉक्टर थे, जिसे हम कहें कि शरीर शास्त्रीय डॉक्टर थे। ये एक ऐसे डॉक्टर, चिकित्सक थे जो जानवरों की संबंधित कुछ स्वाभाविक क्रियाएं हैं या कुछ नई बीमारियां हैं, उनके पता लगाने में रिसर्च कर रहे थे। उसी दौरान एक दिन पावलोव अपने गार्डन में टहल रहे थे। गार्डन में टहलते टहलते उन्होंने देखा कि एक कुत्ता है जो मुंह खोल के और एक भोजन की ओर जा रहा है। कुत्ता, हम भी देखते हैं कि कुत्ता जब भी भोजन की ओर जाता है तो उसके मुंह से जीभ बाहर लटकी हुई होती है और जीभ से लार टपकती रहती है। तो पावलोव ने जाते हुए देखा कि ये मुंह से जो लार टपक रही है, किसके? कुत्ते के। किसको देखकर? भोजन को देखकर। कुत्ता इधर से इस भोजन, यहाँ भोजन पड़ा है और कुत्ता इधर से इस भोजन को खाने के लिए आ रहा है, तो मुँह से लार टपक रही है। पावलोव ने सोचा कि ये तो स्वाभाविक क्रिया है, हर जीव क्या आती है। मनुष्य भी जब भोजन के लिए जाता है तो उसके मुंह से क्या आती है? लार आती है। जैसे मैं साधारण पर एग्जाम्पल दूँ कि हम शादी ब्याह में जाते हैं और हम देखते हैं कि खाना परोसने वाले खड़े हो गए और खाना खुला दिखाई दे रहा है और हमें भूख लग रही है पेट में, तो हमारे मुंह से क्या आती है? लार बनती है मुंह में। चलो, ये अलग कंडीशन है कि कुत्ते के मुंह से लार टपकती है और हमारे मुंह से लार टपकती नहीं है, लेकिन भोजन को देखकर हमारे मुंह में भी लार आती है। अब जब भी हमें उस भोजन को देखेंगे तो हमारे मुंह में लार आएगी। तो ये स्वाभाविक क्रिया है, हर जीव में आती है।
अगर कोई कहे कि नहीं सर हमारे तो नहीं आती है, तो श्योर डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि जिसकी पाचन क्षमता कमज़ोर होती है उसी के मुंह में लार नहीं आती है। तो आगे देखते हैं पावलोव ने सोचा क्या। पावलोव ने ये सोचा कि इस कुत्ते के मुंह से जो लार आ रही है भोजन को देखकर, यानी स्वाभाविक उद्दीपक को देखकर, भोजन स्वभाव में है, इसको देखकर इसके मुंह से लार आ रही है, तो क्या कोई ऐसी और कंडीशन है जिसको देखकर भी कुत्ते के मुंह से लार आए, या क्या कोई ऐसा उद्दीपक है जिसकी आवाज़ से कुत्ते के मुंह में लार बने। सामान्यतः मैं एक आपको बात बताता हूँ कि हम जब घर पर होते हैं या शादी ब्याह में जाते हैं तो समोसे की खुशबू आती है, तो हमें पता लगता है यहाँ समोसे बने हैं, और उस समोसे की खुशबू जैसे हमारे पास पहुँचती है तो हमारी भूख को बढ़ा देती है। जैसे ही खुशबू पहुँचती है तो मुंह में लार आती है। चलो ये तो स्वाभाविक हो गया, लेकिन कई स्थिति होती है कि प्लेट और थाली या बर्तन जब बजते हैं तो हमें फीलिंग आती है जैसे ही घर में रोज़ भोजन बनता है और रोज़ बर्तन बजते हैं और कुछ समय बाद में भोजन आता है। तो ऐसे ही हमारे जिंदगी में कभी बर्तन बजे लेकिन भोजन नहीं आया, तो हम सोचते हैं लग तो रहा था कि भोजन बना रहे हो, लेकिन बनाया क्यों नहीं। अर्थात क्या बर्तन से लग रहा था? नहीं, लेकिन वो डेली हम सुन रहे हैं भोजन बनने से पहले, तो उसके कारण हम उसके क्या हो रहे हैं, आदी हो रहे हैं। तो ध्यान दो बच्चों, ये सिद्धांत उसी पर आधारित है। पावलोव ने जो प्रयोग किया था वो कुत्ते पर किया था, अर्थात कहें पावलोव के सिद्धांत का जो प्रोज्य है वो कुत्ता था। प्रोज्य क्या था? कुत्ता था। इन्होंने अपने जो सिद्धांत पर प्रयोग किया वो एक प्रयोगशाला के अंतर्गत किया था, प्रयोगशाला के अंदर इन्होंने ये प्रयोग किया था। अब यहाँ ध्यान दो, जैसे ये प्रयोगशाला है और इस प्रयोगशाला में इन्होंने क्या किया, उस कुत्ते को पकड़ा जो भोजन के लिए गार्डन में घूम रहा था, और उसे पकड़ा और उसकी लार ग्रंथि का ऑपरेशन किया। उस लार ग्रंथि को हमें पेरोटिड ग्रंथि कहते हैं, उस लार ग्रंथि को पेरोटिड ग्रंथि कहते हैं। उस पेरोटिड ग्रंथि पर ऑपरेशन करके उसमें एक परख नली जोड़ दी। जैसे मैं एक सामान्य कहूँ कि एक हम एक कुत्ते की बात करते हैं, मान लिया जाए कि ये क्या है, कुत्ता है, ठीक है। अब यहाँ लार ग्रंथि में इन्होंने एक परख नली जोड़ी, यहाँ जोड़ दी। ये परख नली इसलिए जोड़ी गई ताकि कुत्ते के मुंह से आने वाली लार इस परख नली में एकत्रित हो जाए। और उन्होंने देखा बहुत बार कि कुत्ते को भोजन दिखाया गया, कुत्ता निश्चित दूरी पर भोजन की ओर जाता है तो उसके मुंह से क्या आती है, लार आती है। निश्चित समय में एक निश्चित मात्रा में कुत्ते के मुंह में क्या आती है, लार आती है, और लार यहाँ पर एकत्रित होती है। ये पावलोव ने देखा, अर्थात पावलोव ने क्या देखा, पावलोव ने ये देखा कि जब भी भोजन दिया जाता है, या मैं यहाँ लिखूँ, जब भी क्या दिया जाता है, भोजन दिया जाता है, तो उसके मुंह से क्या आती है, लार आती है। किसको? कुत्ते को। इसने इसको बांध दिया और कुत्ते के सामने क्या प्रस्तुत किया, भोजन प्रस्तुत किया। भोजन क्या है, उद्दीपक है। भोजन क्या है, उद्दीपक है। ये कुत्ते के सामने प्रस्तुत किया, ये राउंड 1 था। कुत्ते के मुंह से आई यहाँ पर क्या, लार आई। इस परख नली में आई क्या, लार। किसके कारण आई, भोजन यानी उद्दीपक के कारण। भोजन दिया, आई क्या, लार। ये भोजन है, वो क्या है, या मैं ऊपर लिख दूं, भोजन क्या है, उद्दीपक। उद्दीपक को हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस। लार, लार क्या है, भोजन के दौरान क्या आई थी, प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स से हम क्या लें, आर लें। स्टिमुलस से हम क्या लेंगे, एस स्पेशल शब्द के रूप में हमें लेते हैं। अब यहाँ ध्यान दो बच्चों कि हमने क्या किया था, पहले राउंड में भोजन दिया और आई क्या थी, लार। स्टिमुलस, आई क्या,
हाँ, अब दूसरी चीज़, एक शब्द और होता है, दूसरा राउंड देते हैं हम। फिर पावलोव ने क्या किया कि भोजन देने से पहले क्या बजाई, घंटी बजाई। क्या बजाई, घंटी बजाई। अब इस घंटी को उन्होंने बजाया, किसने, पावलोव ने इस घंटी को बजाया। घंटी बजी, फिर कुछ सेकंड बाद में क्या दिया, भोजन। कुछ सेकंड बाद में क्या दिया, भोजन। और भोजन देने के बाद क्या आई, लार। अर्थात पहले क्या दिया, घंटी, फिर क्या, भोजन, फिर आई क्या, लार। तीसरे राउंड में ये प्रयोग कई बार किया। कौन सा, कि पहले घंटी बजाना, फिर भोजन देना, और फिर कुत्ते के मुंह में क्या आना, लार आना। इस क्रिया को उन्होंने कई बार प्रोसेस में लाया, लेकिन उन्होंने कई दिनों बाद में तीसरे राउंड में कुछ चेंजिंग किया। और चेंजिंग ये किया उन्होंने कि घंटी तो बजाई लेकिन भोजने नहीं दिया। बजी क्या, घंटी, आया क्या नहीं, भोजन, फिर भी क्या आई, लार। अर्थात पावलोव कहते हैं, क्या कहते हैं कि घंटी बजने के बाद में जो 5 सेकंड बाद में भोजन दिया गया जाता था, उस भोजन को न देकर डायरेक्ट उन्होंने केवल घंटी बजा के छोड़ दिया और देखा कि इस परखनेली में क्या आ रही है, लार आ रही है। लार उतनी ही मात्रा में आ रही है, लार उतनी ही मात्रा में आ रही है जितनी मात्रा में भोजन के दौरान आती थी। तो ये तीसरा राउंड। इसके बाद पावलोव ने दोबारा देखा, घंटी बजाई, भोजन नहीं दिया, लार आई। अर्थात कुत्ते ने भोजन के दौरान उत्पन्न होने वाली लार को किसके साथ जोड़ दिया, घंटी के साथ जोड़ दिया। इसीलिए इसे संबंध अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात अपने आप को अनुकूलित किया, किसके आधार पर, इस संपूर्ण माहौल के आधार पर कि घंटी के बाद भोजन, भोजन के बाद लार। तो घंटी के समय ही सतर्क हो गया और प्रतिक्रिया करना प्रारंभ कर दिया। इसलिए सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। ये जो क्रिया है ये परंपरागत रूप से संचालित हो रही है कि हर जीव को जब भी भोजन दिखाया जाता है और वो अगर भूखा है तो उसके मुंह से क्या आती है, लार आती है। आपको भी अगर भूख लग रही है और भूख नहीं भी लग रही है, फिर भी आपको आपका पसंदीदा रसगुल्ले, गुलाब जामुन, केसर बट्टी, जो भी आप पसंद करते हो वो दिया जाए मिठाई के रूप में। भोजन करने के बाद आपने नहीं खाया तो भी आप एक को तो खाने की कोशिश ज़रूर कर लेते हो। क्यों? क्योंकि वो आपके स्वभाव में है कुछ मीठा खाना और कुछ इच्छा शक्ति की चीज़ों को खाना। तो ये प्रक्रिया इन्होंने की। अब यह हम कुछ बात करते हैं, इस प्रक्रिया पर ही संपूर्ण सिद्धांत टिका हुआ है। थार्नडाइक के सिद्धांत को हमने एसआर कहा था, स्किनर के सिद्धांत को हमने क्या कहा था, आरएस कहा था। लेकिन इसके सिद्धांत को हम कहते हैं सीआर, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुबंधित का मतलब कंडीशन रेस्पॉन्स थ्योरी। अर्थात नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इसका दूसरा नाम है उपनाम परंपरागत अनुबंधन का, तीसरा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, चौथा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, पांचवां संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, छठवां अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत और सातवां सीआर थ्योरी, कंडीशनिंग रेस्पॉन्स थ्योरी। अर्थात पावलोव को अनुबंधन का पिता माना जाता है। पावलोव को किसका पिता माना जाता है, अनुबंधन का पिता माना जाता है। इसी आधार पर पावलोव कहते हैं कि सीखना एक अनुकूलित प्रक्रिया है। क्या कहा था पावलोव ने, सीखना एक अनुकूलित प्रक्रिया है। किसने कहा, पावलोव ने। कैसे? ये कहते हैं कि जब भी व्यक्ति सीखने के लिए कोशिश करता है
तो अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल हमेशा के लिए बदल लेता है, और वही क्या है, सीखना है। अब यहाँ ध्यान दो बच्चों, हम कुछ शब्द लिखने जा रहे हैं, उन शब्दों पर ये सिद्धांत टिका हुआ है। जैसे पहला मैंने कहा अनुबंधित अनुक्रिया, या मैं उसे कहूँ अब वो शब्द किसके लिए हैं, भोजन के लिए या घंटी के लिए। तो यहाँ हम बात करते हैं उद्दीपक की। पहला उद्दीपक है भोजन। भोजन कैसा उद्दीपक है, स्वाभाविक उद्दीपक, जो हमारे स्वभाव में है, उस पर कोई शर्त लागू नहीं होती। भोजन को देखकर मुंह में लार आना बिना शर्त के ये क्रिया संपन्न होती है। इसीलिए इस उद्दीपक को, यानी भोजन वाले उद्दीपक को क्या कहते हैं, अनुबंधित उद्दीपक। क्या कहते हैं, अनुबंधित, अनानुबंधित, यानी बिना शर्त। अनुबंधित तो शर्त वाला हो गया, तो कहते हैं अनानुबंधित उद्दीपक। क्या कहते हैं, अनानुबंधित उद्दीपक। अनानुबंधित का मतलब हो गया जहां कोई शर्त नहीं है, इसलिए इसे कहते हैं अनकंडीशन स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस। अब यहाँ यू और एस, अनकंडीशन से यू लेते हैं और स्टिमुलस से हम शब्द लेते हैं एस, तो क्या हो गया, यू एस। दूसरा जो उद्दीपक है वो उद्दीपक हो गया घंटी, क्योंकि पहले जो कुत्ते की लार आई थी वो भोजन के दौरान आई थी, और अब जो लार आ रही है वो किसके दौरान आ रही है, घंटी के दौरान आ रही है। तो घंटी को क्या कहेंगे, स्वाभाविक तो नहीं कहेंगे, क्योंकि स्वभाव में तो नहीं है। हम एक चार्ट बनाएंगे, वो भी अच्छे वाला चार्ट बनाएंगे सिद्धांत से संबंधित, ताकि कंपटीशन की सभी एग्ज़ाम भी फाइट हो सके। और अगर हम डीआरईडी की एग्ज़ाम देते हैं और उसमें भी ये क्वेश्चन आता है, तो ये भी बड़ी आसानी से हमारा हल हो सके। इस रूप में हम प्रस्तुत करेंगे कि पढ़ने वाला खुश होकर में पूरे में से पूरे मार्क्स से प्रस्तुत करें। दूसरा है घंटी, और घंटी क्या है, उद्दीपक है। नंबर 2, ये स्वाभाविक नहीं है, तो कैसा है, अस्वाभाविक। क्या है, उद्दीपक है। अस्वाभाविक यानी स्वभाव में नहीं है, वो उद्दीपक क्या है, घंटी। स्वभाव में कैसे नहीं है, कि घंटी के दौरान हमारे मुंह में लार नहीं आती, तो वो स्वभाव में हमारे नहीं है, इसलिए क्या है, अस्वाभाविक है। इसे हम क्या कहते हैं, जो स्वभाव में नहीं होता और फिर भी क्रिया उसके दौरान संपन्न होती है, तो इसका मतलब उसके साथ क्या है, शर्त है। उसके साथ क्या है, शर्त है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अनुबंधित उद्दीपक। अनुबंधित उद्दीपक। और अनुबंधित उद्दीपक होता है, उसे हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, कंडीशनल। अनुबंधित यानी कंडीशन, तो कंडीशनिंग थ्योरी। या कंडीशनिंग स्टिमुलस। सी और ऐसे एस। सी एस। अब यहां हम एक चार्ट बनाते हैं।
हमने जो कहानी पढ़ी थी, कौन सी वाली कहानी पढ़ी थी कि ये प्रयोगशाला है और इस प्रयोगशाला में ये क्या है, एक कुत्ता है। इस कुत्ते की परखनली का ऑपरेशन करके यहाँ एक जार से जोड़ दिया गया। पहली बार इसके सामने क्या प्रस्तुत किया था, भोजन प्रस्तुत किया था, यानी पहली बार घंटी जैसा उद्दीपक उसे नहीं दिया, तो कैसा दिया था, भोजन। और इस भोजन को हम क्या कहेंगे, यूएस कहेंगे या CS यूएस। यूएस क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें कोई शर्त नहीं है, अनकंडीशन स्टिमुलस। अनकंडीशन का मतलब बिना शर्त वाला, अनानुबंधित, बिना बंधन का, अनानुबंधित या स्वाभाविक स्वभाव में चलने वाली उद्दीपक। तो यहाँ भोजन दिया तो उसको किस संकेत से हम जारी करेंगे, यूएस। आई क्या थी, आर। अब यहाँ एक चीज़ और आती है कि बिना शर्त के कार्य संपन्न हो रहा है और वो उद्दीपक के दौरान, तो क्रिया आएगी वो भी किसी बिना शर्त के आएगी। अरे अगर हम देखते हैं कि भोजन हम बच्चे कुत्ते के सामने प्रस्तुत करते हैं और उसके मुंह से लार आती है, तो वो कोई शर्त नहीं थी, बिना शर्त के आ रही थी, तो वो कंडीशन के साथ नहीं थी, बल्कि कैसी थी, अनकंडीशन के साथ थी। यानी वो सी के साथ, कंडीशन के साथ न होकर किसके साथ थी, यूएस कहें या इसे यूसीएस भी कह सकते हैं। तो यहाँ आएगा यूएस या यूसीएस। अब यहाँ आर आ गया तो आर क्या आएगा, यूसी। क्या आएगा, यूसीआर, अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। आर आएगा तो रेस्पॉन्स, एस आएगा तो स्टिमुलस। दूसरी शर्त में जब कुत्ते के सामने क्या प्रस्तुत किया गया, पहले क्या बजाई गई, घंटी, और घंटी को हम क्या कहते हैं, CS। CS क्यों कहते हैं, क्योंकि कंडीशन के साथ यहाँ एक शर्त थी और शर्त के साथ क्या दिया गया, भोजन दिया गया। एक शर्त थी और शर्त के साथ क्या दिया गया, भोजन दिया गया। तो शर्त किसकी थी, घंटी की, अर्थात अस्वाभाविक उद्दीपक की या अनुबंधित उद्दीपक, जिसे कहते हैं कंडीशनल स्टिमुलस। इसके बाद में क्या दिया, भोजन दिया, अर्थात UCS भी दिया, और आई क्या, लार। अब यहाँ जो लार आई वो घंटी के दौरान आई या भोजन के दौरान। तो बच्चों हम देखते हैं कि हमें क्या पता ये लार किसके कारण आई। तो यहाँ हम किसके साथ मानते हैं ये, कि ये तो भोजन के दौरान ही प्रस्तुत हुई थी। जैसे सिद्धांत चालू करने से पहले मैंने आपको कहा था कि घर में भोजन आने से पहले किचन में बर्तन ज़रूर बजते हैं। अब वो बर्तन बजाए नहीं जाते, बल्कि आपस में टकराट होती है और आवाज़ आती है, तो हमें ऐसा फीलिंग होता है कि भोजन बन रहा है। किसी के बताने की आवश्यकता नहीं थी, स्वतः में फीलिंग होने लग गई, अर्थात। लेकिन अब मुंह में लार आ रही है, भूखे हैं तो, और चूहे दौड़ रहे हैं, प्रबलन की स्थिति तेज हो रही है, तो भी हम क्या करेंगे, यही फील करेंगे कि अब भोजन जरूर आएगा। और किचन में जाते हैं, पता लगता है बर्तन ऐसे ही बजाए जा रहे थे, तो एक अलग ही फीलिंग होती है, नहीं बर्तन बजते हैं तो भोजन जरूर बनता है। तो यहाँ अब हमारे मुंह में जो भूख की स्थिति पैदा हुई थी वो भोजन के दौरान हुई थी, न क्यों बर्तन बजने के कारण। इसीलिए यहाँ घंटी के दौरान आर नहीं आई, बल्कि आर किसके दौरान आई, UCS के दौरान। इसलिए ये आर भी कैसी होगी, UCR वाली आर होगी। तीसरा क्या दिया, CS तो बजाया, अर्थात घंटी तो बजी, लेकिन UCS नहीं दिया। आया क्या, रेस्पॉन्स। अब यहाँ रेस्पॉन्स का मतलब हुआ लार तो आई, किसके कारण आई, घंटी के कारण आई। लेकिन क्या भविष्य में आपने किसी भी जीव के देखा है कि घंटी के दौरान क्या आती है, लार आती है? लेकिन नहीं देखा। लेकिन इस कुत्ते की आ रही है, क्यों? क्योंकि ये जिस चीज़ से जुड़ा हुआ था उससे अपना संबंध हटाकर दूसरी क्रिया पर अपना संबंध क्या कर लेता है, जोड़ लेता है। इसीलिए इस आर को क्या कहते हैं, CR कहते हैं। CR का मतलब हो गया कंडीशनिंग रेस्पॉन्स, यानी शर्त के साथ प्रतिक्रिया को प्रस्तुत करना। वो क्या है, CR, और ये क्या है, CS, शर्त के साथ उद्दीपक को प्रस्तुत करना। अब यह प्रश्न कैसे आते हैं, पहला ये चार्ट दे दिया और पूछ लिया, एक दो को चेंज कर दिया, जैसे यहाँ कर दिया CS,
यहाँ भी सी एस कौन सा गलत है, किसके दौरान क्या प्रस्तुत हो रही है, तो इनका क्रम चेंज कर दिया या इनको एक दूसरे को गलत कर दिया। यहाँ यू सी एस की जगह सी एस कर दिया, या यू एस तो राइट होगा लेकिन सी एस ही कर दिया, तो सी एस तो यहाँ आना चाहिए, यहाँ आने की आवश्यकता नहीं। या फिर ये दोनों प्रस्तुत कर दिए और इस यू सी आर की जगह सी आर कर दिया, तो भी ये क्या हो गई, एक प्रकार की शर्त हो गई और ये गलत हो गया। यहाँ सी आर कर दिया तो भी ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि ये तो क्रिया हुई क्या, संपन्न हुई। अब इसके बाद में हम एक चीज़ देखते हैं कि जो अनुबंधन होते हैं वो और भी बहुत से प्रकार के अनुबंधन प्रस्तुत किए जाते हैं, और भी बहुत सारे अनुबंधन प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इसके महत्व की जो हम चर्चा करते हैं उस महत्व में हम बाद में करते हैं। उससे पहले इसकी पत्नी इसके समर्थन के रूप में पावलोव ने भी अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उस सिद्धांत जो पावलोव ने प्रस्तुत किया था, उस सिद्धांत प्लस 4 प्रकार के समय के आधार पर उद्दीपक की बात और की जाती है, उनकी भी हम इसी के साथ चर्चा आगे करेंगे। तो ये सिद्धांत आपको पहले तो इन शब्दों को पकड़ना होगा, तभी हमारा पावलोव का सिद्धांत भी कवर होगा और ये सिद्धांत भी आसानी से कवर हो जाएगा। तो पावलोव, अब प्रश्न कई बार आता है, कई बार प्रश्न आता है कि पावलोव के सिद्धांत का समर्थन किसने किया, तो वाटसन ने। वाटसन अपनी पत्नी रेनर के साथ मिलकर एक 3.5 अपने जो 11 माह का बालक था उसके ऊपर भी प्रयोग किया था। किसने किया था, वाटसन ने किया था। तो उसकी चर्चा हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, ताकि सिद्धांत के महत्व की प्लस वाटसन के इस सिद्धांत के समर्थन में जो उदाहरण प्रस्तुत किया था उसकी, प्लस कुछ कंडीशनिंग थी, उस कंडीशन की भी इसमें अब प्रस्तुत किया था, उसकी भी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ने के बाद में नेक्स्ट वीडियो को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, तो ये आसानी से क्लियर हो जाएगा और किसी भी प्रकार की कोई एग्ज़ाम होगी उसमें आसानी से हम उसको फाइट कर सकते हैं। चलो, धन्यवाद बच्चों।